बयान से बवाल खड़ा हो गया है और सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर ग्रिड फेल होते होते बच गया। सुबह 10:48 पर फ्रीक्वेंसी अचानक ट्रिप हो गई। आज सुबह करीब 10:48 पर अचानक फ्रीक्वेंसी ट्रिप हो गई, जिसकी वजह से ग्रिड फेल होने की स्थिति बनने लगी। लेकिन विभाग ने तुरंत ही इसकी सूचना NRLDC को दी, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवरड्रॉल नहीं किया गया है और न ही कभी केंद्र ने ओवरड्रॉल का आरोप ही लगाया है। दरअसल सामान्य तौर पर फ्रीक्वेंसी 49.7 से 50.2 के बीच होती है, लेकिन आज सुबह फ्रीक्वेंसी 48.8 हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रिड भी फेल हो सकता था। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव ऊर्जा अनिल कुमार गुप्ता ने ये भी बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में 2350 मेगावाट का उत्पादन है। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर समय से विभाग सक्रिय नहीं होता तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो जाता। बिजनौर में आरटीओ विभाग के एक अधिकारी को एक अवैध वाहन सीज करना महंगा पड़ गया। दरअसल कौशलेंद्र यादव पैसेंजर टैक्स ऑफिसर हैं, जिनका काम अवैध वाहनों को सीज करना है। लिहाजा कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐसे ही एक वाहन को सीज किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो वाहन समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दारा सिंह की गाड़ी है। इस बात से गुस्साए नेताजी ने न सिर्फ कौशलेंद्र के साथ गाली गलौज की, बल्कि उन्हें अगवा कराने के लिए अपने लोग भी भेजे। अब कौशलेंद्र और उनका पूरा परिवार नेताजी के खौफ के साए में जी रहा है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। रामनगर में एक 8 साल की मासूम लड़की की मासूमियत को गांव के एक शख्स ने तार तार कर दिया। ये मामला नैनीताल जनपद में कालाखुंगी थाना के चूना खान गांव का है। यहां आरोपी शख्स ने पहले तो मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। नाबालिग लड़की गांव के खेत में खेल रही थी, तभी खेत के पास बैठा धर्मेश ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर उस लड़की को मारने की कोशिश की। लेकिन जब लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपी धर्मेश वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ित परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी धर्मेश की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में लैगपैड घोटाला क्या खुला, सत्ता की मलाई चाटने वाले अधिकारियों की शामत आ गई है। अब एमडी लैगपैड अपना पद छोड़ना चाहते हैं। लैगपैड घोटाला मामले को उजागर होने के बाद अधिकारी तनाव में आ गए हैं। लैगपैड के एमडी MK अग्रवाल ने सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपने आप को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे इस पद से हटा दिया जाए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। आपको बता दें कि इस मामले में 250 करोड़ से ऊपर के घोटाले की बात सामने आई है और इसके पूर्व GM पंकज त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि वो कौन है जो MD लैगपैड AK अग्रवाल पे दबाव डाल रहा है और इस घोटाले के पीछे कितने सफेदपोश छिपे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के मुद्दे पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। अब नेता मंत्री पद त्याग कर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। इस पद के दावेदारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक इस घमासान में सिर्फ दावेदार को लेकर जंग चल रही थी, लेकिन अब इस सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक सूबे के कांग्रेसी नेता प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत को देखते हुए कोई भी नेता अपने मंत्री पद को त्याग कर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं चाहते। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावेदारी के साथ ही सूबे के कैबिनेट मंत्री अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो मंत्री पद के साथ ही अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता है तभी वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करती है और इस फैसले को सूबे के कांग्रेसी कितना मानते हैं। उत्तराखंड में कल बुलाई गई है राज्य कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 21 अगस्त को सचिवालय में होगी। राज्य कैबिनेट की यह बैठक बेहद अहम है। इस बैठक में लगभग 16 महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में राज्य सरकार डिग्री कॉलेजों में रिटायरमेंट की आयु पर अपना फैसला ले सकती है। इस कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों को PPP मोड में देने और चीनी पर 2% वैट खत्म करने का फैसला भी लिया जा सकता है। मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग को रविवार को एक बड़ी सफलता मिली है। आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान अलग अलग इलाकों से अवैध शराब बरामद की। शराब बरामद करने के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में अवैध शराब के कारोबार को चलाते थे।
साथ ही ये शराब तस्कर हरियाणा से अवैध शराब लाकर बोतलों पर फॉर सेल यूपी का होलोग्राम लगाकर बेचते थे। मुजफ्फरनगर के डीएम ने शराब माफियाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया, जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी। अल्मोड़ा में रेप की शिकार 5 साल की एक बच्ची अस्पताल से गायब हो गई है, जिससे हड़कंप। अल्मोड़ा जिला महिला चिकित्सालय से 5 साल की बच्ची लापता हो गई। दरअसल 5 साल की इस लड़की के साथ इसी के इलाके के एक लड़के ने बलात्कार किया, जिसके बाद इस लड़की को इलाज के लिए अल्मोड़ा के अस्पताल में लाया गया था। पुलिस अब लड़की को तलाश कर रही है, लेकिन परिजनों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस दोहरी मुसीबत से कैसे निपटे। आगरा में थाना सदर क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक मृतक संजय के पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ प्रेम संबंध थे और दोनों एक बार घर से भाग भी चुके हैं। 2 दिन पहले संजय को उसकी प्रेमिका के पिता ने जमकर पीटा भी था और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। संजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी हलचलें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे अपना प्रत्याशी बनाए। प्रदेश में बढ़ती गुटबाजी के चलते कांग्रेस को प्रत्याशी चुनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध उनियाल अब तक सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की पत्नी सुधा बहुगुणा की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश कर रहे थे, लेकिन सुबोध अब अपने पुराने बयान से पलट गए हैं। इस मामले में प्रत्याशी के दावेदारी पर सुबोध ने कहा कि वो 14 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश पहुंचने पर विधायक सुबोध उनियाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि जिसे हाईकमान की तरफ से टिकट दिया जाएगा उसका सभी समर्थन करेंगे। थौरागढ़ में परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते परिवहन डिपो पे खड़ी ज्यादातर बसें खराब हैं। विभाग के पास इन्हें चालू करने का कोई हल नहीं है। वहीं जो बसें चल रही हैं उनकी हालत भी बेहद खराब है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिले के बस डिपो में कुल 86 बसें हैं, लेकिन टायर न होने की वजह से 20 बसें अपनी जगह पर ही खड़ी हैं। इससे डिपो को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से जब इन बसों की हालत के बारे में बात की गई तो वे निगम की खस्ता हाल होने का रोना रोने लगे। कुशीनगर के पडरौना कस्बे के इंदिरा नगर वार्ड में 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बाद में उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दरअसल नगर के इंदिरा नगर निवासी आनंद पटेल पेशे से ट्रक ड्राइवर था, जिसकी मानसिक स्थिति कुछ खराब था। उसका अपने पड़ोसी से कुछ जमीनी विवाद था, जो अदालत में काफी अरसे से चल रहा था। आज सुबह न जाने किस बात पर आनंद अपना आपा खो बैठा और अपने घर में रखे धारदार हथियार भुजाली से पहले अपनी पुत्री की रस्सी से गला घोट दिया और उसके बाद पत्नी और बड़े लड़कों को काट दिया, जिसमें पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा पुत्री की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद धारदार हथियार लेकर अपने पड़ोसी बेचन गौड़ के घर पहुंचा और उनके लड़के बीवी तथा बेचन को काट दिया। बेचन और उसके लड़के की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह उनकी पत्नी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जालौन में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के जालौन में एक युवक ने अपनी पत्नी, साले और साले के बेटे को चाकुओं से गोदकर मार डाला। बताया जा रहा है कि युवक और उसकी पत्नी में कई दिनों से विवाद चल रहा था और पारिवारिक कलह के चलते युवक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और फरार युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। अब पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने इस जघन्य अपराध को क्यों अंजाम दिया। देहरादून में रविवार रात पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सन 1616 में बना एक राइस कूलर सिक्का मिला है। इस मामले के खुलासे में कई दिलचस्प बातों का पता चला है। कहा जाता है कि जिसके पास भी यह सिक्का होता है वो काफी शक्तिशाली बन जाता है। चावल से लेकर मोमबत्ती तक की लौ को ये सिक्का अपनी ओर खींच सकता है। इस सिक्के का निर्माण तांबा और इरिडियम को मिलाकर किया जाता है। इस सिक्के को महंगे दामों में शटल स्पेस प्रोग्राम और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिक्के को नासा और कई बड़ी संस्थाएं करोड़ों में खरीदती हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधी इस सिक्के को मुंबई की किसी पार्टी को 80 लाख में बेचने जा रहे थे। इसके बाद इस सिक्के को 2100 करोड़ में वो लंदन में बेचने की फिराक में थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये सिक्का नकली है। चंदौली में पुलिस ने प्राचीन मूर्ति चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इनके पास से पुलिस ने एक अष्ट धातु की मूर्ति भी बरामद की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ आंकी जा रही है। चंदौली के एसओ और मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने गौतम बुद्ध की अति प्राचीन मूर्ति के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद मूर्ति अष्ट धातु की है।
3.5 किलो के वजन वाली इस प्राचीन मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। राजेश, राजेंद्र और निहाला नाम के गिरफ्तार तीनों अभियुक्त भदोही के रहने वाले हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इन लोगों ने बिहार से इस मूर्ति को चुराया था और इस मूर्ति को बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस मामले में पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया है। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रायबरेली में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम सोनिया गांधी के द्वारा भेजी गई विकलांगों के लिए साइकिलों का वितरण था। साथ ही रायबरेली पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने गरीबों को लंच पैकेट भी बांटे। इसके अलावा जिले भर में कई कार्यक्रम कर राजीव जी को याद किया गया। राजीव गांधी के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी अमेठी के साथ साथ रायबरेली के लोगों से भी बेहद प्यार करते थे। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण का बवाल थम नहीं रहा है। अब ये कर्मचारी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चे का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। पहले तो उन्होंने दून में विशाल रैली निकालकर सरकार को चेताने का प्रयास किया, पर जब इनकी किसी ने सुध नहीं ली तो ये कर्मचारी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए रवाना हो गए हैं। और इनका कहना है कि ये सरकार न्यायालय के आदेश भी नहीं मान रही है और हमारे इस कदम पर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन कर्मचारियों का कहना है कि हम आने वाली 22 तारीख से कामकाज ठप कर देंगे और आमरण अनशन करेंगे। वाराणसी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। ये अपराधी लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। मुखबिर की सूचना पर वाराणसी की कैंट थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने आंध्रा पुल के पास घटना को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधियों को पकड़ लिया। इसके पास से पुलिस को 1 पिस्टल, 32 बोर व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इनकी कई दिनों से तलाश थी। इन अपराधियों के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे वाराणसी और आसपास के जिलों में दर्ज थे। इन अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लखनऊ में पाक माह इस्लाम के बाद आज ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। लखनऊ की सबसे प्राचीन ईदगाह ऐशबाग पे मौलाना फिरंगी महली ने नमाज अदा कराई। इस मौके पर हजारों के तादाद में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। सूबे के राज्यपाल महामहिम बीएल जोशी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को ईद की बधाई भी दी और प्रदेश में अमन चैन रखने की अपील भी की। ईद के मौके पर यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने भी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईद के अवसर पर गरीबों की सहायता करनी चाहिए और अमन चैन बनाए रखना चाहिए। लखनऊ में ईद की आज रौनक रही। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। उत्तराखंड में आज धूमधाम से ईद मनाई गई। बाकी शहरों की तरह देहरादून में भी ईद की धूम देखी गई। ईद के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सूबे के राज्यपाल अजीज कुरैशी को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे और अजीज कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। साथ ही प्रदेश भर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आज सुबह ईद की पाक नमाज अता करने के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। ईद के मौके पर आज घरों में मीठी सेवइयां बनाई जा रही हैं। साथ ही लोग अपने मेहमानों के लिए लजीज पकवान भी बना रहे हैं। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक देखी गई। साथ ही पूरी राजधानी में सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ईद के मौके पर गाजियाबाद में एक पार्षद ने अनोखा विरोध किया। इस पार्षद ने अपने मुंह पर कालिख पोत ली। एक तरफ जहां पूरे देश में लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, वहीं गाजियाबाद में एक मुस्लिम पार्षद ने ईद के मौके पर अपना मुंह खुद काला करके अजीब विरोध प्रदर्शन किया। अपने इलाके की समस्याओं को लेकर पिछले कई दिन से अनशन पर बैठे पीस पार्टी के जाकिर सैफी नाम के इस पार्षद का कहना है कि अफसरों को शर्म आए, इसलिए इसने ईद के मौके पर ये कदम उठाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पार्षद के अनोखे प्रदर्शन से इनके इलाके में फैली समस्याएं कितनी दूर हो पाती हैं। धर्मनगरी काशी की नाजनीन मुस्लिम होने के बावजूद रामचरितमानस का उर्दू अनुवाद करने में लगी हुई हैं। नाजनीन ने रामचरितमानस को बालकांड से लेकर सुंदरकांड तक उर्दू में लिख भी लिया है। ईद पर यह हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए एक तोहफा है। नाजनीन के इस कार्य में उनकी दोस्त भी उनकी काफी समय तक मदद करती रही है। यही नहीं, नाजनीन इससे पहले हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और साईं चालीसा का भी उर्दू में अनुवाद कर चुकी हैं। साथ ही नाज़रीन अकबर के जीवन वृत्त के अलावा राम आरती का भी उर्दू में अनुवाद कर चुकी हैं।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस महीने के आखिर में टिहरी में होगी। टिहरी में संभावित लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विनोद कंडारी का कहना है कि मोर्चा कार्यकर्ताओं को टिहरी चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र दैवीय आपदा से ग्रस्त हैं। इसी के साथ ही भाजयुमो के पदाधिकारियों को